हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम बात कर रहे थे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, हमारे चैप्टर का नाम है, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि कैसे हम पादपों और जंतुओं का संरक्षण कर सकते हैं। काफी सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं इसमें, और हम यहाँ पे एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आप पढ़ने वाले हैं अलग अलग स्पीशीज के बारे में। तो उससे पहले हम देख लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या चीजें यहाँ पे स्टडी की हैं। चलिए, हम बात कर रहे थे किसके बारे में? स्पीशीज के बारे में, जाति के बारे में। हमने कहा था स्पीशीज क्या है? एक समुदाय है, ठीक है। वो समुदाय जिसके कैरेक्टर लगभग सेम होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? उनके जो कैरेक्टर होते हैं, जो गुणधर्म होते हैं, वो लगभग समान होते हैं, ठीक है। अब उनमें हमने जब गुणधर्मों की बात की तो मेन गुणधर्म कहते हैं, सबसे पहले हमने कहा था न्यूट्रिशन किस प्रकार का पाया जा रहा है, यानी कि आपने देखा पोषण किस प्रकार का है। और पोषण में हमने दो प्रकार की बात की थी। हमने कहा था स्वपोषी होते हैं, हमने कहा था परपोषी होते हैं। अब परपोषी भी अलग प्रकार के हमने पढ़े थे। हमने कहा था कैसे होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं एक प्रकार के, ठीक है। फिर हमने कहा था परजीवी होते हैं। फिर हमने कहा था कीटभक्षी भी होते हैं, ठीक है। यानी कि अलग अलग प्रकार के हमारे पास आते हैं। फिर हमने परजीवी की अगर हम बात करें तो हमने कहा दोनों प्रकार के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। यानी कि जो यहाँ पे हमने कहा जो पैरासाइट होते हैं वो इंटरनल पैरासाइट और एक्सटर्नल पैरासाइट दो प्रकार के होते हैं। इसके अलावा हम बात करें, हमने कहा कैसे होते हैं? सहजीवी भी होते हैं। यानी कि सबसे पहले हम पोषण देखते हैं, ठीक है। पोषण किसे कहते हैं? हमने पोषण को बार बार यहाँ पे डिफाइन किया। हमने कहा पोषण क्या होता है? भोजन ग्रहण करने की विधि, भोजन को ग्रहण करने की विधि, उससे ऊर्जा प्राप्त करने तथा उस ऊर्जा का हमारे शरीर के द्वारा, किसी भी जीव के शरीर के द्वारा उपयोग करने की जो विधि होती है उसे हमने क्या कहा? पोषण कहा, ठीक है। यानी कि हमें भोजन करने की, जो ग्रहण करने की विधि है वो कौन सी है? जब आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, आपने क्या देखा था? आपने क्लास 7th में पढ़ा था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या कहा? न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। फिर आपने क्या देखा कि भोजन ग्रहण करने की अलग अलग विधि होती है, जैसे कि कोई चबा करके कर रहा है, कोई निगल करके कर रहा है, कोई चूस करके अपने भोजन को सक कर रहा है। और इसी के साथ आपने बात की थी स्टार फिश की, तारा मछली की, जिसमें आपने क्या पढ़ा था? तारा मछली क्या करती है? अपने स्टमक को, अपने पेट को अपने मुख से बाहर निकाल देती है। यानी कि क्या हुआ? जो भोजन है पहले अपने स्टमक को बाहर निकाल देती है। अब उसने क्या किया? भोजन को कैप्चर किया, किसने? स्टमक ने। और फिर से वो भोजन को, जो स्टमक है उसे अंदर ले लेती है। उसके बाद वहाँ पे पाचन की प्रक्रिया चलती रहती है। तो अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग विधियां होती हैं भोजन को ग्रहण करने की। हमने कहा पोषण किसे कहते हैं? भोजन ग्रहण करने की विधि, भोजन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने और उस ऊर्जा का शरीर के द्वारा उपयोग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम पोषण कहते हैं, ठीक है। पोषण में सारी चीजें आ जाती हैं। भोजन कौन सा ग्रहण किया है, किस प्रकार से ग्रहण किया है, उसमें डाइजेशन भी आएगा तो उसमें एब्जॉर्प्शन भी आएगा, ठीक है। सारी चीजें आ जाती हैं। अब हमने कहा जो पोषण होता है, पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषी और परपोषी, ठीक है। आप जानते हैं स्वपोषी किसे कहते हैं, परपोषी किसे कहते हैं, क्योंकि स्वपोषी का जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? ग्रीन प्लांट की बात करते हैं, ठीक है। और हरे पेड़ पौधे के अलावा जो भी हैं वो कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। आगे जाके आप देखेंगे कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो स्वपोषी होते हैं, वो भी अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, लेकिन जैसे प्लांट करते हैं उससे अलग होता है मेथड, ठीक है। वो आप आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने क्या कहा कि स्वपोषी यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, यानी कि हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। बाकी क्या है? परपोषी हैं। अब परपोषी है तो परपोषी भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ मृतोपजीवी हमने कहा था, ठीक है। क्या कहा हमने? मृतोपजीवी की हमने बात की थी, जिसे हम क्या कहते हैं? सैप्रोफिटी कहते हैं, सैप्रोफाइट जिन्हें हम कहते हैं। तो मृतोपजीवी में आपने क्या एग्जाम्पल देखा? एग्जाम्पल हमारे पास आता है मशरूम। यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी? कवक की। कवक एक ग्रुप है फंगस और उसी का एक मेंबर है मशरूम, ठीक है।
मशरूम हम लोग खाते हैं, जो फंगस होते हैं वो कैसे होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी का क्या मतलब है, जो अपने भोजन के रूप में किसी सड़े गले पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं। डेड एंड डिकेइंग मैटर को वो क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं एज अ फूड। हम क्या कर रहे हैं अपने भोजन को, हम ऐसा नहीं होता कि हम किसी सड़े गले पदार्थ को लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, भोजन को लेते हैं, भोजन को पकाते हैं और फिर भोजन को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे जो मृतोपजीवी होते हैं वो क्या कर रहे हैं, जैसे कि कहीं पे लकड़ी सड़ गई है, कहीं पे किसी की डेड बॉडी, यहाँ पे क्या है, डेड बॉडी का निम्नीकरण हो रहा है, हम क्या कहेंगे उसे, अपघटन हो रहा है, किसके द्वारा, अपघटकों के द्वारा, ठीक है। तो क्या है, वो डेड डिकेइंग मैटर है, उसी में जो ग्रो होते हैं उन्हें हम कहते हैं मृतोपजीवी, जिसे हम सैप्रोफाइट कहते हैं, यानी अपनी भोजन के लिए किसी मृत पर निर्भर होते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कुछ ऐसे परजीवी होते हैं। आप परजीवी का क्या मतलब है, परजीवी का मतलब है, देखिए, है तो सारे ही परपोषी, ठीक है, सारे ही परपोषी हैं, लेकिन क्या है, इनके भोजन ग्रहण करने का तरीका अलग अलग है। हमने कहा मृतोपजीवी हैं, अपने भोजन को किसी मृत से ले रहे हैं। हमने कहा परजीवी हैं, अपने भोजन को किसी जीवित से ले रहे हैं। परजीवी क्या है, यहाँ पे क्या डिफरेंस है मृतोपजीवी और परजीवी में, हमने कहा जो परजीवी है वो अपने भोजन को किसी जीवित से ले रहा है, या तो उसके शरीर के अंदर वो है या तो उसके शरीर के बाहर है। शरीर के अंदर आपने देखे होंगे बहुत सारे, जैसे आप कहते हैं कि आपके पेट में कीड़े हो गए हैं, वो क्या है, आपके शरीर के अंदर से पोषण को ले रहे हैं। फिर हमने कहा कि जो लीक होते हैं, जो जूं होती हैं, वो क्या शरीर से बाहर है लेकिन फिर भी अपना पोषण हमसे ही ले रहे हैं, तो हम कहते हैं एंडो पैरासाइट और एक्सो पैरासाइट, दो प्रकार की हम बात करते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कीट भक्षी, हमने ऐसे भी प्लांटों के बारे में पढ़ा है। हमने कहा कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं, कीट भक्षी पौधे उन्हें हम कहते हैं, ठीक है, जिन्हें आपने क्या कहा था, एग्जाम्पल हमारे पास घट पढ़ने आया था, तो हमने कहा था कि वहाँ पे वो कीटों का भक्षण कर रहे हैं। अब वहाँ पे सिचुएशन अलग अलग है, कीट भक्षी में ये कि उसमें फोटोसिंथेसिस भी होती है, लेकिन कीटों का भक्षण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्या है, उन्हें नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा सहजीवी, जैसे कि आपने सहजीवी के एग्जाम्पल क्या देखा, लाइकेन हम देखते हैं, तो हमने कहा लाइकेन भी क्या है, यहाँ पे सहजीवी में क्या होता है कि दो अलग अलग स्पीशीज के जो मेंबर होते हैं वो एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं और एक एसोसिएशन बनाते हैं, और उस एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं, सहजीवी, ठीक है। अलग अलग प्रकार के हमने देख लिए हैं। अब हमने कहा कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एक जाति होगी, जो एक स्पीशीज होगी, हमने कहा कि बहुत सारे जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है उसे हमने स्पीशीज कह दिया है। अब एक जो स्पीशीज होगी उसमें एक ही प्रकार का पोषण पाया जा रहा है। अगर हमने एक स्पीशीज कहा है तो वो क्या होगा, मृतोपजीवी ही होगा, या फिर वो कैसे होंगे, परजीवी ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पोषण एक ही प्रकार का पाया जाएगा सभी जीवों में। जैसे कि अगर हम अपनी बात करें तो हम कैसे हैं, परपोषी हैं। हमें किस प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है, हमने कहा होलोजॉय, ठीक है, हमने कहा होलोजॉय, क्योंकि हम कैसे करते हैं, अपने भोजन को हम ग्रहण करते हैं, ठीक है, और हमारे भोजन का पाचन हमारे शरीर के अंदर होता है। अब आपने क्या पढ़ी हुई, पाचन की प्रक्रिया आपने पढ़ी है कब, जब आप क्लास 7th में थे। वहाँ पे आपने क्या देखा, हमने भोजन को ग्रहण किया, हमारे जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है, अलग अलग ऑर्गन में धीरे धीरे यहाँ पे पाचन होता चला गया। जो प्रोसेस हमने एक व्यक्ति में पढ़ी है, सारे ही व्यक्तियों में, सारे ही मनुष्यों में वो ही प्रोसेस होती है, क्योंकि हम एक ही स्पीशीज के हैं। तो यही चीज यहाँ पे क्या होती है कि जिसमें जो एक जाति के सदस्य होते हैं उनमें जो पोषण होता है वो एक ही प्रकार का होता है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। दूसरे हमने क्या की थी, बॉडी स्ट्रक्चर कीजिए कहिए, या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहिए। शरीर की संरचना जिसे हमने कहा था, जैसे कि हमने कहा सारे मनुष्यों में आप एक ही जैसी संरचना देखते हैं, सब में आपने अगर आउटर स्ट्रक्चर हमने देखा, हमने कहा सबकी दो आंखें होती है, सबकी एक ही नाक होती है, हाथ पैर, जो आप किसी एक का स्ट्रक्चर देखते हैं सेम वही दूसरे का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर आप इंटरनल ऑर्गन्स की भी बात करें तो इंटरनल ऑर्गन भी सेम ही हमारे होते हैं। वैसा ही होता है कि जो एक स्पीशीज, एक जाति के जो सदस्य होते हैं उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक जैसा ही होगा, इतनी बात क्लियर है। हमने कहा किंगडम मोनेरा, ठीक है, किंगडम मोनेरा में सारे कैसे थे, हमने कहा कि वो थे यूनिसेलुलर, यानी कि एक कोशिकीय थे, ठीक है। हमने कहा ये क्या थे, एक कोशिकीय थे, ये तो किंगडम की बात है, ये स्पीशीज नहीं है।
हमने मोनेरा को क्या कहा है, मोनेरा स्पीशीज नहीं है, पर हम कह रहे हैं कि मोनेरा के अंतर्गत हम क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीवों के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की है, यानी कि यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि बॉडी जो क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है कि जो एक ही जाति के सदस्य होते हैं उनमें एक ही लेवल होगा ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे कि अगर एक कोशिकीय, अगर उन्हें एक जाति में रखा गया है तो उस जाति के सारे सदस्य एक कोशिकीय ही होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि उसी में हमने क्या है, कोशिकीय जीवों को भी रख लिया, यानी कि यूनिसेल्युलर के साथ मल्टी सेल्युलर नहीं आएंगे। अगर एक जाति है तो वो यूनिसेल्युलर ही वहाँ पे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा रिप्रोडक्शन की प्रोसेस यहाँ पे हो सकती है। तीसरा क्या कहा, अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, हमने कहा एक जाति के सदस्यों के बीच प्रजनन हो सकता है या होता है। ठीक है, उन्हीं के बीच प्रजनन होता है, अलग अलग जाति के जो सदस्य होते हैं उनके बीच प्रजनन नहीं होता है। और इन केस अगर प्रजनन हो भी जाए तो वहाँ पे जो संतति होती है वो फर्टाइल नहीं होती है। फर्टाइल का मतलब क्या होता है कि वो फिर संतान उत्पत्ति करने में सक्षम नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या है, एक जाति के सदस्यों के बीच जब रिप्रोडक्शन होगा वहां पे कैसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग आएंगे, यानी कि वो संतति उत्पन्न होगी जो आगे फिर से संतति उत्पन्न करने में सक्षम होती है। ठीक है, आपने ये देखा कि स्पीशीज किसे कहते हैं, जाति किसे कहते हैं, क्या उनके लक्षण होते हैं, क्या उनके कैरेक्टर होते हैं। तो हमने क्या कहा, तीन चीजों की हमने बात की है। हमने पोषण की बात की है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की है। इसे हमने क्या कहा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है कि यहाँ पे क्या है, हमने कहा कि जैसे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें अलग अलग पार्ट डिवाइडेड नहीं होते हैं, जैसे कि अलग अलग ऑर्गन विजिबल नहीं होते हैं। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनमें सारे जो ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग विजिबल होते हैं। तो हम अलग अलग कैटेगरी में उन्हें रखेंगे, क्योंकि किसी में तो यहाँ पे ऑर्गन भी नहीं बने हैं और किसी में यहाँ पे ऑर्गन अच्छे से बन गए हैं। तो इसी प्रकार से जो एक जाति में रहेंगे उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो क्या होता है, लगभग सेम होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर हमने क्या बात की थी, हमने कहा था इसी के बेसिस पे हमारे पास क्या है, अब हमारे पास अलग अलग प्रकार की जातियों की हम बात करेंगे। ठीक है, हमने कहा वाइल्ड लाइफ स्पीशीज ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग थ्रेटेंड और एक्सटिंक्ट आर बीइंग क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज सच एज, हमने कहा कि अब हमने क्या, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन की, हम संरक्षण की बात कर रहे हैं। और हमने कहा कि हम देख रहे हैं कि हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ पे अलग अलग स्पीशीज की क्या वहाँ पे क्या है, कैसी पोजीशन है। जैसे कि कोई बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा होगा, किसी की संख्या बहुत अधिक होगी, किसी की संख्या कम है, किसी की बहुत ज़्यादा कम है, और कोई तो यहाँ से विलुप्त हो गए हैं, उनकी संख्या बिल्कुल जीरो यहाँ पे हो गई है। क्या बात हो रही है, हमने कहा हम अलग अलग स्पीशीज के बारे में बात कर रहे हैं, प्लांट एनिमल स्पीशीज के बारे में बात कर रहे हैं। और हमने कहा कि किन्हीं जो स्पीशीज है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो बहुत अच्छे से डेवलप हो रही है। जैसे कि हम बात करें मनुष्य की, मनुष्य बहुत अच्छे से डेवलप हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि डे बाय डे जो मनुष्य हैं, जो यहाँ पे मनुष्य जाति है, उनका नंबर बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, जनसंख्या में वृद्धि होती ही जा रही है। ठीक है, वही हम बात करें, हमने कहा कोई और स्पीशीज हमने ले ली, हमने कहा उसकी संख्या घटती ही चली जा रही है। हम बाघ का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने कहा कि पहले के कंपैरिजन में जो बाघों की संख्या है वो कम हो गई है। ठीक है, ऐसे क्या है, हम देख रहे हैं कि अलग अलग स्पीशीज की हम पोजीशन देख रहे हैं, स्थिति देख रहे हैं कि उनकी स्थिति कैसी है, और उसी स्थिति के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, अलग अलग कैटेगरी बनाई है। जिसमें सबसे पहले हमने एंडेमिक स्पीशीज की बात करेंगे कि एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है। फिर हमने कैटेगरी अलग अलग कौन सी बनाई है, हमने कहा एक्सटिंक्ट स्पीशीज है, यानी कि विलुप्त प्रजाति है। ठीक है, पढ़ेंगे क्या होती है एक्सटिंक्ट स्पीशीज। नेक्स्ट हमने कहा एंडेंजर्ड स्पीशीज है, यानी कि लुप्त प्राय प्रजातियां हैं। और थ्रेटेंड स्पीशीज है, यानी कि खतरे में प्रजातियां हैं। हमने अलग अलग स्पीशीज की स्थिति के बेसिस पे, स्थिति के आधार पर हमने क्या किया, अलग अलग प्रकार की स्पीशीज यहाँ पे पढ़ी हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सटिंक्ट, एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीशीज के बारे में, क्या क्या होती है ये स्पीशीज। उससे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, आयुसीएन की, आयुसीएन रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। ठीक है, क्या फुल फॉर्म होती है आयुसीएन की, देख लेते हैं। हमने कहा IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या यहाँ पे बात हो रही है,
यहाँ पे बात हो रही है किसकी, IUCN की, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये आपके पास फुल फॉर्म आ जाती है किसकी, IUCN की। क्या फुल फॉर्म है, हमने कहा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, ठीक है। क्या मतलब समझिए, आपने कहा कि ये कोई इंटरनेशनल लेवल पे एक यूनियन है, एक संगठन है, किसके, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक यूनियन है, एक संघ है। किस लिए है, फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नेचर के कंजर्वेशन के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए एक संगठन बना है जिसे हम IUCN कहते हैं, ठीक है। अब प्रकृति के संरक्षण में सारी ही चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, सारी ही चीजें प्रकृति के लिए जो इम्पोर्टेंट होगी वो सारी यहाँ पे इंक्लूड हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है, IUCN एक रेड लिस्ट जारी करता है, ठीक है। क्या होती है, रेड लिस्ट जारी होती है, और रेड लिस्ट में उन स्पीशीज का नाम होता है जो खतरे में होती हैं। खतरे का मतलब है कि वो क्या है, उनकी संख्या में कमी होती जा रही है और वो विलुप्त होने की कगार पे हैं। अब विलुप्त होना किसे कहते हैं, विलुप्त होने का मतलब है कि इस अर्थ पे, इस पृथ्वी पे उसकी एक भी सदस्य नहीं देखा जा रहा है। यानी कि आपने बहुत सालों से जब उस स्पीशीज का एक भी सदस्य नहीं देखा है, इसका मतलब वो विलुप्त हो गए हैं, वो पूरी तरीके से समाप्त हो गए हैं। उन्हें क्या माना जाता है, लुप्त माना जाता है, क्योंकि बहुत सालों के ऑब्जर्वेशन के बाद भी वो दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो रेड लिस्ट क्या जारी करती है कि ऐसे स्पीशीज के जो विलुप्त हो गई हैं, जो विलुप्त होने वाली हैं, जो यानी कि जिनकी संख्या में कमी आ रही है, इसी के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी हमने पढ़ी थी। तो ये जो रेड लिस्ट है, ये सारी चीजें यहाँ पे क्या करती हैं, जारी करती हैं। तो हमने क्या पढ़ा, हमने कहा The IUCN Red List of Threatened Species by the International Union for Conservation of Nature। अब रेड लिस्ट को कौन जारी कर रहा है, हमने कहा IUCN जारी कर रहा है, ठीक है। IUCN की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, पूछा जा सकता है कि रेड लिस्ट को कौन जारी कर रहा है। नेक्स्ट हमने कहा इज द बेस्ट नोन वर्ल्ड वाइड कंजर्वेशन स्टेटस लिस्टिंग एंड रैंकिंग सिस्टम, ठीक है। हमने कहा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट दुनिया भर में सबसे प्रसिद्ध संरक्षण स्थिति सूची और रैंकिंग प्रणाली है। ये क्या करता है कि संरक्षण स्थिति की सूची, यानी कि संरक्षण से रिलेटेड सूची को बताएगा, साथ ही क्या करेगा, रैंकिंग देगा। रैंकिंग से क्या मतलब है, वो देखेगा कि किस स्पीशीज की स्थिति कैसी है। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, IUCN ने रेड लिस्ट जारी की, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो स्पीशीज हैं ये खतरे में हैं, यानी कि ये विलुप्त होने की कगार पे हैं। अब फिर क्या होगा, उनके कंजर्वेशन के लिए नए रूल्स और रेगुलेशन को चलाया जाएगा। वो उपाय ढूंढेंगे कि किस प्रकार से हम इस स्पीशीज को, इस जाति को हम विलुप्त होने से बचाएं। फिर उसके लिए क्या होगा, काम किए जाएंगे, प्रोसेस जो भी है वो की जाएगी। उसके बाद देखा जाएगा कि संरक्षण की स्थिति क्या है। क्या कहा जा रहा है कि क्या संरक्षण की स्थिति देखी जाएगी कि किस प्रकार से यहाँ पे संरक्षण किया गया और पहले के डाटा और अब के डाटा में क्या डिफरेंस आया है, ये चीजें भी देखी जाती हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा स्पीशीज आर क्लासिफाइड बाय द IUCN रेड लिस्ट इनटू 9 ग्रुप्स सेट थ्रू और criteria such as rate of decline, population size, area of geographic distribution and degree of population and distribution fragmentation, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें IUCN को समझने के लिए। IUCN में ये भी कहा जाता है कि IUCN क्या करता है, किन किन चीजों की लिस्ट वो जारी कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, हमने कहा प्रजातियों को IUCN रेड लिस्ट द्वारा गिरावट की दर, यानी कि उनकी संख्या में कितनी गिरावट आई है, जनसंख्या आकार कि जनसंख्या आकार कैसा है, भौगोलिक वितरण की उनका जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार का है, और क्षेत्र और जनसंख्या और वितरण विखंडन की डिग्री जैसे मानदंडों के आधार पर 9 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें वे प्रजातियां भी शामिल हैं जो 1500 ईस्वी के बाद से विलुप्त हो गई हैं, ठीक है। तो हमने क्या बात की, देखिए हमने ये कि आपको इतना समझना है IUCN की फुल फॉर्म क्या है, IUCN का काम क्या है। हमने कहा कि ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मेन काम क्या है, यहाँ पे नेचर का कंजर्वेशन, प्रकृति का संरक्षण है, ठीक है। प्रकृति में आप समझते हैं कि सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, सारी ही चीजें जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे नेचर को बैलेंस करती हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने IUCN की फुल फॉर्म देखी, उसका आपने कार्य देखा, फंक्शन देखा, मुख्य उद्देश्य देखा। उसके बाद आप ये देखेंगे कि रेड लिस्ट कौन जारी कर रहा है, IUCN जारी कर रहा है।
रेड लिस्ट को जब वो जारी कर रहा है तो उसमें क्या क्या वो कर रहा है, जो भी स्पीशीज है यहाँ पे उनकी स्थिति को बता रहा है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को बता रहा है, उनकी जनसंख्या को बता रहा है और दिखा रहा है कि उनकी स्थिति कैसी है, क्या वो खतरे में है, क्या वो संकट में है, क्या विलुप्त होने की कगार पे है या फिर वो विलुप्त हो चुके हैं। तो उसी के बेसिस से फिर सारे क्या बनाए जाते हैं, नए रूल्स बनाए जाते हैं जिससे कि हम क्या करें, उन स्पीशीज को संरक्षित कर सकें। तो अब हम बात करेंगे किसकी, हमने कहा कि यहाँ पे मेनली क्या है, 9 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है किसको, स्पीशीज को। उनकी स्थिति के आधार पर हमने क्या किया, हमने यानी कि IUCN ने क्या किया, 9 कैटेगरी अलग अलग बनाई हैं। कौन सी वो 9 कैटेगरी होती हैं पहले पढ़ लेते हैं। तो हमने कहा सबसे पहले होती है एक्सटिंक्ट, जिसे हम EX से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एक्सटिंक्ट का मतलब है नो नोन लिविंग इंडिविजुअल्स, ठीक है। क्या कह रहे हैं देखिए, हमने कहा विलुप्त क्या होती हैं, कोई ज्ञात जीवित व्यक्ति यानी कि कोई भी जो सदस्य है, इस व्यक्ति का मतलब है सदस्य, हमने कहा कि उस स्पीशीज का, उस जाति का कोई भी सदस्य नहीं देखा जा रहा है। बहुत सालों के ऑब्जर्वेशन के बाद देखा गया कि उस स्पीशीज का एक भी सदस्य नहीं देखा गया, इसका मतलब वो विलुप्त हो गया है, ठीक है। आगे जाके हम एग्जाम्पल भी देखेंगे कि कौन से विलुप्त हो गए हैं, कौन से विलुप्त होने की कगार पर हैं। नेक्स्ट हमने कहा एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, जिसे हम EW कह रहे हैं, और हमने कहा नोन ओनली टू सर्वाइव इन कैप्टिव और एज अ नेचुरलाइज्ड पॉपुलेशन आउटसाइड इट्स हिस्टोरिक रेंज। क्या कहा गया है, जंगल में विलुप्त का क्या मतलब है, केवल कैद में जीवित रहने के लिए या अपनी ऐतिहासिक सीमा के बाहर प्राकृतिक आबादी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तीसरा हमने कहा क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड का क्या मतलब है, देखिए हमने कहा हाईएस्ट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड। क्या कहा जा रहा है कि गंभीर रूप से लुप्तप्राय का क्या मतलब है कि जंगली में विलुप्त होने के सबसे अधिक खतरा होता है। यानी कि पहला हमने कहा विलुप्त, जो कि पूरे विलुप्त हो चुके हैं। फिर हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, जो हम एंडेंजर्ड कह रहे हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब है कि वो विलुप्त होने की कगार पर हैं, वो अभी हैं, कुछ सदस्य हैं, लेकिन अगर उनका संरक्षण नहीं किया गया तो वो बहुत जल्दी ही यहाँ पे क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा हमने कहा एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड क्या है, हायर रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड। अब एंडेंजर्ड क्या है कि एंडेंजर्ड वो स्पीशीज है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होने की स्थिति पे है। क्या आपको बताया गया, हमने कहा कि लुप्त प्राय का मतलब है जंगल में विलुप्त होने के उच्चतम जोखिम, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा वल्नरेबल, यानी कि हायर रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, यानी कि जंगल में विलुप्त होने के उच्चतम जोखिम। देखिए आपको सारी जो डेफिनेशन है वो एक जैसी दिखाई दे रही हैं। नियर थ्रेटेंड, नियर थ्रेटेंड का मतलब है लाइकली टू बी बिकम एंडेंजर्ड इन द नियर फ्यूचर, यानी कि नियर थ्रेटेंड का मतलब क्या है कि वो एंडेंजर्ड वाले जोन में आने वाले। तो सबसे अगर हम कहें, हमने कहा ये तो क्या है, विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। अगर हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड की बात करें, हमने कहा कि ये विलुप्त होने की कगार पे हैं, ठीक है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब होता है कि बहुत जल्दी ये विलुप्त हो जाएंगे। एंडेंजर्ड का मतलब है कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड से थोड़ा सा कम जोखिम में है, यानी कि अगर इन पे काम किया जाएगा तो ये बच सकते हैं। तो हमने कहा कि क्या है, जो एंडेंजर्ड है अगर उनका हम क्या करेंगे, संरक्षण नहीं करेंगे, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाली जोन में आ जाएंगे। फिर हमने वल्नरेबल और नियर थ्रेटेंड की बात की है कि यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे उनकी स्थिति के बेसिस पे हम क्या करें, उन्हें क्लासिफाई करें। सबसे ऊपर हमने देखा है कि जो विलुप्त हो गया है, उसके बाद जो सबसे अधिक खतरे में है, उसके बाद थोड़ा सा कम खतरे में है। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग कैटेगरी को यहाँ पे बनाया है। तो आपने क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे कॉपी में नोट करना है। चलिए, सो क्लास आज आपने जाना कि जो स्पीशीज होती है वो क्या होती है, और स्पीशीज की स्थिति के अनुसार हमने उन्हें अलग अलग क्लासीफाई किया है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।